हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जो अपनी लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, हम अपने क्वेश्चंस कनेक्टर्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। कनेक्टर्स क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर कनेक्टर्स मैंने दो टॉपिक्स को मिक्स किया है, एक हमारा प्रीपोजिशन, दूसरा हमारा कंजंक्शन। आगे हम इनका यूज और समझते हैं। अब हमारे ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आगे भी पूछे जाएंगे। तो हमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके कॉन्सेप्ट को सीखना है, और आगे जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें तो याद रहे कि जो प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो सही हो और उसमें कोई गलती ना हो। इससे क्या होगा? इससे हमें हेल्प मिलेगी हमारे आगे के क्वेश्चंस को डील करने में। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं हम कनेक्टर्स के बारे में। तो कनेक्टर्स को दो पार्टों में मैंने इंक्लूड किया है कनेक्टर्स के बारे में। तो कनेक्टर्स को बेसिकली हमने कंजंक्शन भी रखा है, तो कंजंक्शन के साथ साथ हम इसमें प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे, यानी कंजंक्शन प्लस प्रीपोजिशन। मेनली हम इस पे कंजंक्शन को डील करेंगे, राइट? प्रीपोजिशन। अब कंजंक्शन होता क्या है? दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को आपस में जो कनेक्ट करता है उसे हम कंजंक्शन बोलते हैं। अब क्लॉज क्या होती है, पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। व्हाट इज क्लॉज? देखिए, ऐसा कोई सेंटेंस के स्ट्रक्चर, सेंटेंस नहीं बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी वर्ड का कॉम्बिनेशन जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और उसका जो मीनिंग है वो दूसरे हमारे क्लॉज या फिर दूसरे ऐसे किसी कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता हो जिसमें एक और सब्जेक्ट हो और एक और वर्ब हो, ये इनको हम बोलते हैं क्लॉज। अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर विच हैविंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स डिपेंड अपॉन या ऑन अदर ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर। तो यानी कोई दूसरे ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर पे उनका मीनिंग डिपेंड करता हो। तो ऐसे दो क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए हमें एक वर्ड चाहिए होता है। उस कंजंक्शन का मतलब किसी दो चीजों को ज्वाइंट करने वाला, उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन बोलते हैं। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, पहले प्रीपोजिशन को समझ लेते हैं। प्रीपोजिशन दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है। देखिए, अगर यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन है, उसके आगे कोई एक वर्ड होगा, जो वर्ड होगा वो नाउन या नाउन की जगह पे यूज होने वाले वर्ड्स होंगे जो हमारे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट काम करते हैं, और जो इससे पिछला जो वर्ड होगा उन दोनों के बीच का एक रिलेशन जो बताएगा, यानी पिछला वर्ड या और प्रीपोजिशन से आगे वाले वर्ड के बीच का जो रिलेशन बताता है, ऐसे वर्ड्स को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं, राइट? बाकी हमने थ्योरी में अच्छे से कवर करा है व्हाट इज कंजंक्शन, व्हाट इज प्रीपोजिशन, ये हम उसके अंदर टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और उसके ऊपर जो भी हमारे कॉन्सेप्ट यूज होता है हम उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, राइट? मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री। अब देखिए, मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री आर कॉज्ड ऑफ वर्कर्स डू नॉट रीड वार्निंग साइंस। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो आर कॉज्ड एक वर्ब हो गया और डू नॉट रीड हमारा दूसरा वर्ब हो गया। तो बहुत सारे मैनी जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो फैक्ट्री में क्यों होते हैं? क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो वार्निंग साइंस को नहीं पढ़ते हैं। अब हमारे पास ऑप्शंस हो गए, इज द कॉज ऑफ, आर कॉज्ड बाय, आर कॉज्ड बिकॉज और आर कॉज ऑफ। तो देखिए, समझिए, यहाँ पर कॉज ऑफ के बाद बाय, ऑफ, अगेन ऑफ, तो ये हमारे प्रीपोजिशन है। अब आप समझिए, जब भी दो वर्ब दे दी जाए V1 और V2, तो ये जो दो वर्ब होती हैं ये अलग दो क्लॉजेस को इंडिकेट करती हैं। अगर मैंने बताया था कि दो क्लॉजेस को जब भी कनेक्ट करने की बारी होगी तो उसको हम एक कंजंक्शन के रूप में कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैनी एक्सीडेंट्स एट द फैक्ट्री, तो यहाँ पर मैनी एक्सीडेंट्स हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या हो रहा है? आर कॉज्ड। और ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वर्कर्स डू नॉट रीड। देखिए, यहाँ पर आर कॉज्ड, अब ये आर कॉज्ड यहाँ तक खत्म हो गया। डू नॉट रीड वार्निंग साइंस, हु डू नॉट रीड्स, तो एक सब्जेक्ट हो गया वर्कर और यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया एक्सीडेंट, राइट? एक सब्जेक्ट हो गया हमारा S1 और आर कॉज्ड क्या हो गया? ये हमारा हो गया वर्ब V1 और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट S2, और डू नॉट रीड ये क्या हो गया? हमारा वर्ब V2। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वर्कर्स जो है, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन आया ऑफ, और ऑफ का प्रीपोजिशन वर्कर्स क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। एक और बात समझिए, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई वर्ड आपका ऑब्जेक्ट बन गया, वो कभी प्रीपोजिशन नहीं होगा, इस बात, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। कोई भी सेम वर्ड एज अ ऑब्जेक्ट और एज अ सब्जेक्ट कभी काम नहीं करेगा, इधर वो तो ऑब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक वर्ब आ चुकी है, तो यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं होगा, यहाँ पर हमें एक कंजंक्शन चाहिए। क्या चाहिए? कंजंक्शन चाहिए। अब ये इस कंजंक्शन की जरूरत हमें कहाँ मिल रही है? देखिए, आर कॉज्ड, यहाँ पर एक क्लॉज खत्म हो गया और बिकॉज के बाद हमारा क्या आ गया? कंजंक्शन आ गया। तो सी इज द राइट आंसर, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
देयर अटेम्प्ट ऑफ राइटिंग वॉज फॉइल्ड। फॉइल्ड का मतलब होता है प्रिवेंट कर देना, किसी चीज को होने से रोकना। राइट्स का मतलब क्या होता है, दंगे, जो उनके अटेम्प्ट था राइट करने का, वॉज फॉइल्ड बिकॉज ऑफ द पुलिस स्क्वाड अराइव्ड ऑन टाइम। तो देखिए पुलिस स्क्वाड अराइव्ड जो है यहाँ पर एज अ वर्ब आया है, वर्ब आया है। और यहाँ पर फॉइल्ड, वॉज फॉइल्ड क्यों आया, ये भी वर्ब आया है। और आप ध्यान से देखिए बिकॉज के बाद एक ऑफ आया है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। या तो यहाँ पर एक कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, या तो इस वर्ब को हटाना पड़ेगा। दो ही कंडीशन हो सकती है, क्योंकि दो वर्ब को आपस में एक कंजंक्शन जोड़ेगा। अगर आपको देखिए दो वर्ब के लिए, अगर दो वर्ब हो तो उसके लिए एक कंजंक्शन, वर्ब अगर हमारे पास 3 हो तो 2 कंजंक्शन, वर्ब 4 हो तो 3 कंजंक्शन। यानी कंजंक्शन वर्ब, अगर वर्ब हमारी n+1 है तो कंजंक्शन क्या होगा, n होगा। ये याद रखेंगे हम लोग। सी, या तो इसको आप चेंज करो, इसको चेंज क्या करो, वर्ब को नाउन बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो किसी का, तो बात हो जाएगी। नहीं तो बिकॉज को हटाओ। तो अब हम देखते हैं क्या चेंज हुआ है। अब सी, बिकॉज इन्होंने रखा है, अब चेंज इसी में करना है हमें। जाहिर सी बात है अराइव्ड को हम एज अ वर्ब तो यूज नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि बिकॉज आ गया, राइट। तो चेंज अब हमें इसमें करना है, या तो ऑफ हटेगा। तो दो तरीके हो सकते हैं, द पुलिस स्क्वाड अराइवल, बिकॉज द पुलिस स्क्वाड अराइवल। तो जो अराइवल होता है ना, देखिए अराइवल की जगह अगर यहाँ पर अराइव्ड होता तो मैं इसको बिल्कुल ठीक बोलता, क्योंकि अराइवल आगमन जो है ना, यहाँ पर अराइव्ड का मतलब आ गए, और यहाँ पर जो अराइवल है ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सी, अराइव्ड बिकॉज ऑफ आ गया, अगेन ये प्रीपोजिशन बन गया। अगर इसमें ऑफ नहीं होता तो ये भी ठीक हो जाता, तो लेकिन ऑफ है तो ये गलत हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द पुलिस स्क्वाड हैड अराइव्ड, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि अगेन ऑफ आ गया, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन होता है, याद रखेंगे। बिकॉज ऑफ क्या होता है आपका, प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन होता है, राइट। तो इस बात को याद रखेंगे, बिकॉज ऑफ आपका प्रीपोजिशन होता है, लेकिन हमें यहाँ पर कंजंक्शन चाहिए। अगर प्रीपोजिशन चाहिए तो हमें एक नाउन चाहिए। सी, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ द अराइवल, अब द अराइवल किसका, देखिए द अराइवल आ गया, सी द अराइवल। अगर आप देखें द अराइवल आ गया, अब ये द जो अराइवल आया ना, ये बिकॉज ऑफ का ऑब्जेक्ट है, बिकॉज ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया अराइवल, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। द पुलिस स्क्वाड, बिकॉज ऑफ द अराइवल किसका, अगेन ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया द पुलिस स्क्वाड ऑन टाइम। तो यहाँ पर बी पार्ट इज द राइट आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से समझिए कि कहाँ पर हमें कंजंक्शन चाहिए होता है, कहाँ पर हमें प्रीपोजिशन चाहिए होता है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दे लॉस्ट द मैच, उन्होंने मैच को हार गए। दे लॉस्ट द मैच बिकॉज, ये कंजंक्शन आ गया। सी, वो मैच हार गए, एक कंजंक्शन आ गया। नेग्लेक्टेड बाय द कोच वैल्यूएबल एडवाइस, वो मैच क्यों हारे, क्योंकि उन्होंने नेग्लेक्ट की थी क्या, कोच की वैल्यूएबल एडवाइस। अब हमें क्या चेंज करना है, हमें नेग्लेक्टेड बाय में चेक करना है, राइट। सी, नाउ अगर यहाँ पर देखेंगे इग्नोर्ड, इग्नोरिंग, ऑफ नेग्लेक्टिंग, दे नेग्लेक्टेड बाय। सी, अगर आप यहाँ पर देखें ये हमारा बिकॉज कंजंक्शन है, और बाय नेग्लेक्टेड ये जो होगी वर्ब हो गई। तो सी, अगर आप कंजंक्शन रख रहे हैं तो यहाँ पर वर्ब आएगा। अगर मैं इसको प्रीपोजिशन बना दूं, बिकॉज ऑफ, वो क्यों हारे, बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन बना देगा, उनके हारने के बीच में और इसके बीच में एक वर्ड को रिलेशन बना देगा प्रीपोजिशन। बिकॉज ऑफ नेग्लेक्टिंग, अब नेग्लेक्टेड और नेग्लेक्टिंग समझिए। देखिए नेग्लेक्टिंग, मैं आपको एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। नेग्लेक्टिंग, अगर वर्ब में हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो दो तरीके से काम करता है। एक तो जिरेंड बनता है और एक बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है ये हमारा एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और जिरेंड हमारा नाउन की तरह काम करता है। तो ये नाउन, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर जो वॉकिंग है ना, ये जिरेंड है, क्योंकि उस एक्शन को बता रहा है जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा नाउन, और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा। अगर मैंने यहाँ पर ऑफ लगा के प्रीपोजिशन बना दिया तो यहाँ पर मेरे को नेग्लेक्टेड वर्ड नहीं चाहिए। जो नेग्लेक्टेड है ना, ये पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह एडजेक्टिव का काम करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, इस प्रीपोजिशन के लिए हमें यहाँ पर एक नाउन चाहिए। तो नेग्लेक्टिंग कर सकते हैं इसको हम,
राइट, नेग्लेक्टिंग कर सकते हो। एक ये तरीका है, क्या ये तरीका है? बिकॉज ऑफ नेग्लेक्टिंग, बिल्कुल सी, ये सही हो गया, राइट, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एनी लैंग्वेज कैन बी इजिली लर्नड, कोई भी लैंग्वेज इजीली समझी याद की जा सकती है इफ यू हैव कंजर्व्ड, अगर आप अपने आप को कंजर्व करो विद द नेटिव स्पीकर्स एंड रीडिंग न्यूज़पेपर इन दैट लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज सीखी जा सकती है अगर आप अपने आप को कंजर्व कर लो नेटिव स्पीकर्स, जो वहाँ के नेटिव स्पीकर्स हैं उनके साथ, और जो आप रीडिंग करो न्यूज़पेपर की उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। अगर आप बात करें, इफ आ गया हमारा यहाँ पर कंजंक्शन, इफ क्या हमारा कंजंक्शन, कैसे? क्योंकि एनी लैंग्वेज कैन बी लर्नड, ये एक होगी वर्ब, वर्ब, राइट, इफ यू आर कंजर्व्ड, यहां पर भी एक वर्ब दे दी, राइट। अब सी आगे देखो, इफ यू आर कंजर्वेंट विद, अगर आप अपने आप को कंजर्वेंट कर लो, इफ कंजर्विंग विद, अगर आप यहां पर देखो इफ यू आर कंजर्वेंट विद, इफ यू कंजर्व टू, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अगर आप इस सेंटेंस को देखो, बाय कन्वर्जिंग, बाय कन्वर्जिंग, अगर इफ को हटा दो आप, आपको प्रीपोजिशन चाहिए ही नहीं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बाय कन्वर्जिंग। अब कन्वर्जिंग का मतलब क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग का मतलब हो गया कि अब ये जो कन्वर्जिंग है ये हमारे इस बाय का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कन्वर्जिंग नाउन बना दिया तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। और विद क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय कन्वर्जिंग, अपने आप को सीमित रख के, कन्वर्जिंग विद द नेटिव स्पीकर्स एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स, राइट। तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। Question number 5. On account of she lacked a sense of responsibility, I confiscated the keys. See, she lacked a sense of responsibility. Lacked verb. She. अब on account of ये क्या है? एक पूरा preposition है। इस preposition का एक object बन गया she. ये ऑब्जेक्ट बन गया इस प्रीपोजिशन का। ये वर्ब आ गई लैग्ड और इसका सब्जेक्ट बन गया शी। क्या एक वर्ड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता, ये हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर ऑन अकाउंट ऑफ तो होगा नहीं, ये इससे भी समझ लीजिए। और दूसरा तरीका, आई कन्फेसिकेटेड द कीज। अब ये आई जो है सब्जेक्ट है, कन्फेसिकेटेड एक वर्ब हो गया। तो एक वर्ब दूसरा वर्ब, वी नीड कंजंक्शन, तो हमें कंजंक्शन चाहिए। तो ऑन अकाउंट ऑफ की जगह क्या लिखेंगे? बिकॉज क्या यूज होंगे? बिकॉज शी लैक्ड अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कन्फेसिकेटेड द कीज। तो बिकॉज शी आएगा, ऑन अकाउंट ये काटेंगे आप, राइट। डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. They continue to work in the field despite of the heavy rains. Right? They continue to work. वो अपना वर्क कंटिन्यू करते रहे in the field despite of the heavy rains. अब सी, they continue to work, ये वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। कहाँ पर? इन डिस्पाइट ऑफ। डिस्पाइट के बाद समझ लीजिए, जब भी आप डिस्पाइट लिखते हैं ना, बावजूद इसके, तो डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। डिस्पाइट हो गया और इसके साथ कभी ऑफ नहीं आता। ऑफ किसके साथ आता है? डिस्पाइट की जगह अगर आपको कोई दूसरा यूज करना, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ। मार्क माय वर्ड्स, आप मेरे शब्दों को ध्यान दीजिए। ये दो जो चीज़ें मैंने बताई हैं एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट की जाती हैं कंजंक्शन या प्रीपोजिशन के अंदर। डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ नहीं आएगा और इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, और दोनों का मीनिंग सेम होता है, राइट। इसको नोट डाउन करेंगे। तो एरर क्या है? क्योंकि अगर ये प्रीपोजिशन है तो यहाँ पर ऑफ हटा दो, डिस्पाइट द हैवी रेन्स, बिल्कुल सही हो जाएगा। रेन्स क्या हो जाएगा? हमारा नाउन, डिस्पाइट का ऑब्जेक्ट बन गया, हैवी इसका एडजेक्टिव हो गया, द हमारा रेन के लिए आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, इसलिए ए गलत हो जाएगा। ऑल्दो क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया, हैवीली रेन्स गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ हमें एक वर्ब चाहिए, राइट। वर्ब हो जाए, इसलिए गलत हो गया। इवन दो, ये कंजंक्शन है, इवन दो इट रेन्ड हैवीली और देयर इज अ हैवी रेन। अगर आप बात करें इवन दो के बारे में, राइट, अगर आप इसकी बात करें इवन दो के बारे में, इवन दो इट रेन्ड, वहाँ बारिश हो रही थी, कैसे? बहुत हैवीली। अब सी, मैंने यहाँ पर कंटिन्यूड किया है, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर देयर इज हैवी रेन नहीं होगा। देयर
वॉज लिख सकते हो आप इसकी जगह तो सही हो सकता था, बट इट रेन हैविली ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत टेंस दिया है। सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फॉर बीइंग स्किलफुल राइट एंड एक्सपीरियंस ही इज वैल्यूएबल एम्प्लॉय। वो स्किलफुल है और एक्सपीरियंस है इसलिए वो वैल्यूएबल एम्प्लॉय है। अब सी यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है। अब इसमें देख लीजिए, बिकॉज ही इज स्किल, क्योंकि उसके पास स्किल है और एक्सपीरियंस है इसलिए वो वैल्यूएबल है। अब यहां पर बिकॉज हमने कंजंक्शन लगा दिया और ही और इस हमने यहां पर जोड़ दिया, राइट। दूसरा ऑन अकाउंट हमने प्रीपोजिशन लगा दिया और यहाँ पर ही आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद हम कभी भी ये नहीं लगा सकते ही, क्योंकि ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया और इसका सब्जेक्ट बन गया, तो ये गलत हो जाएगा। बिसाइड हैविंग, अब बिसाइड्स होगा, यहाँ पर बिसाइड नहीं होगा, ये रॉन्ग प्रीपोजिशन है, राइट। तो बी और डी में हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग प्रीपोजिशन हो जाएंगे। ए और सी में सीखिए, देखिए बिकॉज ही इज स्किल, देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है ना ये और स्किलफुल की जो बात हो रही है ये एक एडजेक्टिव है, बिकॉज ही इज स्किल, राइट। अगर और एक्सपीरियंस क्या है, बिकॉज ही इज हैविंग एक्सपीरियंस नाउन हो गया, तो इसलिए ये कनेक्ट नहीं हो सकता। विद हिज स्किल, तो यहां पर हो जाएगा विद हिज स्किल एंड एक्सपीरियंस, विद हिज स्किल एंड एक्सपीरियंस, ये राइट आंसर होगा। 7 का सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यू कैन नॉट डिसमिस हिम अनलेस यू हैड अ गुड रीजन। आप उसको डिसमिस कब तक नहीं कर सकते, जब तक आपके पास एक अच्छा रीजन ना हो। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, राइट। और अनलेस का मतलब क्या होता है, इफ नॉट, राइट। तो अनलेस यू हैड अ गुड रीजन, तो ये हमारा क्या होता है, कंजंक्शन होता है, ये याद रखेंगे आप, कंजंक्शन। तो एक वर्ड होगी यू कैन नॉट डिसमिस, तो कैन नॉट डिसमिस हमारा वर्ब हो गया, और हैड अ गुड, हैड क्या हो गया, ये भी वर्ब हो गया। लेकिन क्या अब हमें देखना क्या ये ज़्यादा सुटेबल है। सी अनटिल, हैविंग, विदाउट, एक्सपेक्ट, यू हैव और इफ देयर बीइंग। अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आपको सही तरीका देखना है तो सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद आता है प्रीपोजिशन और उसके बाद आता है नाउन, राइट। अब हमें ये देखना है, अगर आपने यहाँ पर बी पार्ट को चूज किया, यू कैन नॉट डिसमिस हिम, तो यू कैन नॉट डिसमिस हिम क्या हो गया आपके पास, ये यू सब्जेक्ट हो गया, कैन नॉट डिसमिस वर्ब हो गया, किसको नहीं कर सकते, हिम ऑब्जेक्ट हो गया, और आ गुड रीजन। अब ध्यान से देखो, आ गुड रीजन, रीजन एक नाउन है, रीजन एक नाउन है, तो और गुड क्या है, एडजेक्टिव, और ए आर्टिकल किसके लिए आया है, रीजन के लिए आया है। तो ये जो नाउन है ना, ये किसी ना किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि डिसमिस का तो ऑब्जेक्ट हमारा हिम बन गया, तो इसकी जगह आप कोई प्रीपोजिशन, अनटिल नहीं होगा, एक्सपेक्ट, यू हैव नहीं होगा, इफ देयर बीइंग नहीं होगा, विदाउट अ गुड रीजन। ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अनलेस अ मैन विद प्लेंटी ऑफ मनी कैन अफोर्ड अ हाउस इन दिस लोकेलिटी, तो जब तक किसी आदमी के पास, इफ अ मैन नॉट विद प्लेंटी ऑफ मनी, अब देखिए ऑफ मनी कैन अफोर्ड अ हाउस। अब अगर आप बात करें अनलेस, ये हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, राइट। प्लेंटी ऑफ मनी कैन नॉट अफोर्ड दिस हाउस, एक ही वर्ड आई है इसके अंदर, वर्ब कौन सी है, कैन अफोर्ड, तो ये एक ही वर्ब है इसके अंदर, कैन अफोर्ड अ हाउस इन दिस लोकेलिटी। सी जब एक ही वर्ब है तो अनलेस क्या है, ये हमारा कंजंक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर क्या होगा, कंजंक्शन नहीं आएगा क्योंकि वर्ब एक है, तो यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन चाहिए। अनटिल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अ मैन पॉजेस, राइट, ओनली अ मैन। क्यों, अब मैंने देखिए, मैंने यहाँ पर ये क्यों, और देखिए यहाँ पर क्यों प्रीपोजिशन नहीं लिया, एक्सपेक्ट अ मैन और वैन क्यों नहीं लिया, इस बात को समझिए। जो मैन है ना, ओनली अ मैन, ये हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि विद के साथ आ गया प्लेंटी ऑफ मनी, विद प्लेंटी ऑफ मनी, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, किसका, विद का। अ मैन कैन अफोर्ड अ हाउस इन दिस लोकेलिटी विद प्लेंटी ऑफ मनी, तो ओनली अ मैन, ऐसा व्यक्ति, ओनली किसके लिए आ गया, मैन के लिए, ये डिटरमिनर हो जाएगा, राइट। ये ओनली हमारा प्रीपोजिशन नहीं है, ये डिटरमिनर है, तो इसलिए बी डी जो है हमारा सबसे सही आंसर रहेगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, when he fell down the ditch he shouted with all his might so that to catch someone's attention। जैसे ही वो गड्ढे में गिर गया, वो बहुत तेज चिल्लाया,
इसलिए चल रहा है ताकि कोई उसकी बात पे ध्यान दे ले, कोई उसे अटेंशन दे दे। तो वैन ही फेल डाउन इन द डिच, जब वो डिच में गिरा, राइट, तो वैन एक हमारा कंजंक्शन हो गया, ध्यान से देखिएगा। ही फेल डाउन ये एक वर्ब हो गई। ही शाउटेड अगेन एक वर्ब हो गया, तो एक कंजंक्शन हो गया। ऑल हिज माइट सो दैट टू कैच समवन्स अटेंशन, दैट अगेन एक कंजंक्शन हो गया। तो टू कैच हमारे यहाँ इन्फिनेटिव है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर दो कंजंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब से हमेशा एक कम कंजंक्शन होगा, दो वर्ब है तो हमें एक ही कंजंक्शन की जरूरत है। तो यहाँ पर सो दैट हटाना पड़ेगा। अब दैट हटाने की जगह जहाँ दैट आ रहा है वो पहले काटो। सो एज टू कैच होगा या सो देन टू कैच होगा, तो सो एज टू कैच, एज हमारा क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। सो एज हमारा क्या बनेगा, प्रीपोजिशन बनेगा। सो एज preposition, right? B is the right answer. Now question number 11. It is now well known that the world response, that verb conjunction, the world response क्या हो गया, again verb, to the Asian tsunami disaster with an outpouring generosity. ठीक है, तो ये एक हो गया, इट इज वेल नोन, एक हमारा ये क्लॉज हो गया। द वर्ल्ड रिस्पॉन्स टू द एशियन सुनामी डिजास्टर विद एन आउटपोरिंग जेनरोसिटी, और दैट हमारा कंजंक्शन हो गया। तो वर्ल्ड रिस्पॉन्स या वर्ल्ड रेस्पॉन्ड्स होगा, तो वर्ल्ड का रेस्पॉन्डेड, अब वर्ल्ड रेस्पॉन्डेड कर रहा है किसके लिए, टू का लिए आएगा, वर्ल्ड्स रेस्पॉन्स होगा। अगर वर्ल्ड्स रेस्पॉन्स करेंगे ना तो रेस्पॉन्स हमारा क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा, और वर्ल्ड इसका एडजेक्टिव बन जाएगा। या क्यों, वर्ल्ड क्या बता रहा है, वर्ल्ड का रेस्पॉन्स है, राइट, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो है बी पार्ट तो नहीं होगा, राइट, बी पार्ट तो हमारा एरर हो जाएगा। सी दैट कंजंक्शन है तो हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, जो वर्ब के लिए हम रेस्पॉन्डेड यूज करेंगे, रेस्पॉन्डेड। हैड अ रेस्पॉन्ड नहीं होगा, अगेन रेस्पॉन्ड, अगेन हैड अ रेस्पॉन्स होता ना तो ये ठीक होता। वर्ल्ड रेस्पॉन्डिंग फॉर गलत होगा, तो वर्ल्ड रेस्पॉन्ड टू, रेस्पॉन्ड यहाँ पर एज अ वर्ब काम कर रही है, और यहाँ पर वर्ल्ड रेस्पॉन्स यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा था, लेकिन हमें यहाँ पर एक वर्ब चाहिए थी। वर्ब क्यों चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक कंजंक्शन है, राइट। ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Importantly recognizing that foreign banks in India today control more than 50% of the banking business. ये recognizing, importantly recognizing, किस बात को recognize, that क्या हो गया, again conjunction, तो conjunction पहले भी एक clause होगी हमारे पास और दूसरी भी clause होगी। foreign banks in India today control verb हो गई। अब control कौन कर रहा है, foreign banks, क्योंकि फॉरेन बैंक्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। कहाँ पर है वो फॉरेन बैंक्स, इन इंडिया टुडे कंट्रोल मोर देन 50%। तो इस वाली स्टेटमेंट को भी ना क्या होना चाहिए, अगर दैट हमारा आ चुका है तो इस स्टेटमेंट को हमारे को क्या चाहिए, इसमें एक सब्जेक्ट चाहिए और इसमें एक वर्ब चाहिए। नाउ हम अब अपने ऑप्शन देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इट इज इम्पोर्टेंट। अगर आप देखें ध्यान से डी पार्ट को, इट सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, इट इज इंपॉर्टेंट व्हाट टू रिकॉग्नाइज, तो डी इज द राइट आंसर। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, और दैट हमारे पास कंजंक्शन है, तो इसलिए हमें एक सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, और एक ऑलरेडी आ चुका है। ये हमारा सब्जेक्ट 2 हो गया, ये वर्ब 2 हो गया, सब्जेक्ट 1 और वर्ब 1 की हमें नीड है, राइट। सो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13. He firmly believe is that yoga is permanent solution to the disease. वो किस बात पे बिलीव करता है कि जो योगा है ना वो परमानेंट सॉल्यूशन है किसी भी डिजीज का। तो ही फर्मली बिलीव, दैट कंजंक्शन हो गया, राइट, योगा सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, अब ये द परमानेंट सॉल्यूशन टू एनी डिजीज, ये हो गया हमारा S1, और ये सब्जेक्ट 2 हो गया, ये वर्ब 2 हो गया, राइट। ही फर्मली बिलीव, अब बिलीव क्या है यहाँ पर, बिलीफ, देखिए बिलीव्स और बिलीफ होता है फेथ, आप ये एज अ नाउन काम कर रहा है, ही फर्मली बिलीव। तो यहाँ पर हमें चाहिए, क्या चाहिए आपको यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए, क्योंकि दैट हमारे पास कंजंक्शन है। ही फर्मली बिलीव इज दैट, तो अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर ही फर्म बिलीव, अब या फिर ही इज फर्मली इन बिलीव, या फिर ही इज फर्मली बिलीव्स। अगर आप देखें तो सी इज द राइट आंसर, बिकॉज बिलीव जो है ये नाउन हो गया, राइट। हिज फर्म बिलीव, तो फर्मली बिलीव नहीं होगा, हिज फर्म बिलीव होगा, क्योंकि ये नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव हो गया और ये वर्ब आ गई,
राइट, तो सी इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. द रिपोर्ट स्टेटेड दैट कंट्रीज वुमेन एजुकेटेड. देखिए, द रिपोर्ट स्टेटेड, रिपोर्ट ने क्या स्टेटेड करा, दैट ये सब्जेक्ट हो गया, ये एक वर्ब हो गई, तो इसको मैं S1 बोल देता हूं और ये वर्ब कर देता हूं क्योंकि दैट हमारा कंजंक्शन हो गया. कंट्रीज वुमेन आर एजुकेटेड, ये वर्ब 2 हो गई. हैव हायर, कंट्रीज वुमेन आर एजुकेटेड हैव हायर ग्रोथ रेट्स. सी, या फिर इसको देखिए, या वुमेन्स आर एजुकेटेड हैव हायर, जो वुमेन्स एजुकेटेड होती हैं उन कंट्रीज की हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होती है. इन कंट्रीज या दैट कंट्रीज, अब बात करेंगे दैट आएगा या फिर इन कंट्रीज होगा, तो क्या आंसर होगा, या कंट्रीज दैट या देयर आर कंट्रीज दैट. अगर आप इसको सही ऑप्शन को देखें 14th में, तो दैट कंट्रीज. अब यहाँ पर आप इसको और ध्यान से देखो, अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है तो देखो, द रिपोर्ट ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, इसको मैं कर देता हूँ V1. दैट कंट्रीज वुमेन आर एजुकेटेड V2, हैव हायर डिग्री V3. हमारे पास क्या कंजंक्शन है, C1, एक कंजंक्शन है, हमें एक और कंजंक्शन चाहिए, 3 वर्ब आई है. तो क्या इसमें कंजंक्शन है, नहीं है, देर एक ही कंजंक्शन है, इसमें एक ही कंजंक्शन है, दैट कंट्रीज वेयर. B is the right answer. Simple. Now question number 15. It is the crippling losses suffered by US bank have led to the current economic slump. तो it is एक हमारा सब्जेक्ट वर्ब हो गया, losses suffered by the US, suffered. अब देखिए suffered किसके द्वारा किया जा रहा है, अगर आप यहाँ पर देखें तो suffered हमारा वर्ब हो गया, have led अगेन ये वर्ब हो गया, suffered by the losses suffered by the US banks have led to the current economic. अगर आप यहाँ पर सही देखें तो which have led to, यहाँ पर ये हो जाएगा which have led to, which have led to, ये राइट आंसर हो जाएगा. लीडिंग इनटू have led to नहीं होगा, which have led to होगा, राइट. तो यहाँ पर हमें एक कंजंक्शन चाहिए क्योंकि एक वर्ब हो गया इट इज़ द क्रिपलिंग लॉसेस सफर्ड बाय बैंक, और यहाँ पर हमें एक कंजंक्शन चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये दूसरी वर्ब है V2 V1, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कंजंक्शन, तो विच हमारा कंजंक्शन हो गया, राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द नेक्स्ट 2 months आर गोइंग, वर्ब, टू बी वेरी हेक्टिक एज देर इज मोर 6 projects have been scheduled, right. There is more, again verb, have been scheduled, again verb, एज यहाँ पर कंजंक्शन आया है. अगर एज यहाँ पर कंजंक्शन आया है तो सी, अब ये एज देर इज मोर देन 6 projects, अब ये एज किसके लिए आया है, इसके लिए आया है. अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ एक ही कंजंक्शन रखना है तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी वर्ब है, देर इज मोर, ये इज हमारी वर्ब आ रही है, तो इसको हटाना पड़ेगा. अब हटाने के लिए देखो क्या है, एज मोर देन 6, स्टिल देयर आर 6 others, तो आर आ गया, नहीं आएगा, राइट. तो ये आंसर हो नहीं सकता इसका क्योंकि यहाँ पर हमें देर इज को हटाना है, राइट, बिकॉज देयर आर स्टिल, एक अगेन एक ही का हमारे पास एक ही है, बट हमारे यहाँ 3 वर्ब है, अगेन 3 वर्ब हो जाएंगी, एक कंजंक्शन रहेगा, ये भी नहीं ले सकते. विथ 6 more नहीं हो सकता, एज क्योंकि यहाँ पर कंजंक्शन ही हटा दिया, हमें एक कंजंक्शन की रिक्वायर्ड है क्योंकि ऑलरेडी तो है, एज मोर देन 6. अगर यहाँ पर देखिए, इसको मैं लिख देता हूँ एज मोर देन 6 projects, एज कंजंक्शन हो गया, मोर देन 6 projects जो हमारे हो गया 6 projects have been scheduled, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्ब का, ये वर्ब हो गया और प्रोजेक्ट हो गया इसका मोर देन 6 projects, राइट. तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया. तो कंजंक्शन यहाँ पर भी मिल गया और 2 वर्ब मिल गई, सो B इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. He firmly believes that a radical change in the structure, that conjunction, radical change in the structure of our various department is necessary, verb, right. radical change ये subject है, in the structure of our various department, तो ये in preposition का word, ये subject हो गया structure, object हो गया structure, of preposition का department क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट. तो रेडिकल चेंज क्या बना, सब्जेक्ट बना, इज नेसेसरी, अ रेडिकल चेंज इज नेसेसरी इन द स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, राइट. सी, अब यहां पर ही हमारा सब्जेक्ट है,
और कंजंक्शन आया है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक और वर्ब चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखिए फर्मली, अब देखिए बिलीव्स जो होता है ना नाउन होता है, तो क्योंकि यहाँ पर बिलीव्स लगा है तो ये गलत हो जाएगा, इज बिलीविंग नहीं होगा, ही इज बिलीविंग दैट नहीं होगा, ही इज फर्मली बिलीव गलत हो जाएगा। बिलीफ, जो बिलीव्स होता है, बिलीफ मैंने आपको बताया था नाउन होता है, तो बिलीव्स जो होता है वो सही वर्ड होता है, और फर्मली क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, एडवर्ब हो जाएगा बिलीव्स के लेकर, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द वर्क दैट ही होप्ड वुड सेटिस्फाई हिम फ्रस्ट्रेट हिम कंप्लीटली। द वर्क दैट ही होप्ड, वो उस काम के जो उन्होंने होप किया था, वुड सेटिस्फाई हिम, द वर्क ही होप्ड वुड सेटिस्फाई हिम, देखिए V1 V2, फ्रस्ट्रेट अगेन हिम, फ्रस्ट्रेट हिम कंप्लीटली, तो इसमें एक ही कंजंक्शन है, 3 वर्ब दी हुई है। अगर आप इसको देखें तो अब सी वुड सेटिस्फाई हिम फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड एज अ एडजेक्टिव यूज करा है, राइट, तो हिम फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड कंप्लीटली, राइट, तो ये हो जाएगा हमारा सही, C is the right answer. Question number 19. Primitive man believing that a crime created an imbalance which could be rectified only by punishing the wrongdoer. तो जो पुराने लोग थे वो ये कहते थे कि अगर जो क्राइम क्रिएट करा है वो इम्बैलेंस होता है और वो तभी ठीक हो सकता है जब हम जिसने क्राइम करा है उसको सुधार दें या उसको हम क्या कर दें या उसको पनिश करें। तो दैट हमारा प्रीपोजिशन, दैट हमारा कंजंक्शन है, तो 2 वर्ब आएंगी। और बिलीविंग क्या हुआ है, बिलीविंग यहाँ पर एज अ वर्ब हमने यूज करा है, बट ये गलत फॉर्म है इसकी। क्रिएटेड ये हो गया हमारा वर्ब 2, तो ये हमें चेक करना है, राइट, इसका तो बिलीव्स नहीं होगा, बिलीव्ड। प्रिमिटिव मैन का बिलीव्ड था, राइट, दैट अ क्राइम क्रिएटेड, दैट अ क्रिमिनल क्रिएटेड, अगर आप इसको सही देखें तो बी इज द राइट आंसर। बिलीव्ड जहां पर वर्ड है वो तो ठीक है, लेकिन अ क्राइम क्रिएट्स नहीं होगा, क्रिएटेड नहीं होगा, द क्रिमिनल क्रिएटेड नहीं होगा, क्राइम क्रिएटेड होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बिलीव्स नहीं रखेंगे, बिलीव्ड वर्ब आएगा। मिस्टर गेट, लास्ट क्वेश्चन है हमारी सीरीज का, इस पर्टिकुलर सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन है। मिस्टर सेगमेंट का मतलब इस लेक्चर का, मिस्टर गेट्स इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डोनेटेड मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ टू द चैरिटी। तो जो मिस्टर गेट्स है वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और वो क्या करे, डोनेटेड मोस्ट ऑफ हिज वेल्थ टू द चैरिटी, तो उन्होंने क्या करा, चैरिटी को दिया। तो इज हमारी ये होगी वर्ब, डोनेटेड होगी हमारी अगेन वर्ब, वी नीड कंजंक्शन, तो यहाँ पर हु आ जाएगा, हु डोनेटेड, हु हैज डोनेटेड, तो जहां पर हुआ गया सी इज द राइट आंसर। सी, बस आपको पता करना है कितनी वर्ब है, कितने कंजंक्शन आए, या फिर जो प्रीपोजिशन आया है वहां पर प्रीपोजिशन होगा, कंजंक्शन होगा, इतना ही खेल है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस करें हमने उनके कॉन्सेप्ट को सीखिए, किस तरीके से उसको हमने डील किया ये देखिए, क्योंकि आपको नंबर ऑफ वर्ब से एक कम प्रीपोजिशन चलेगा, ये एक कम कंजंक्शन चलेगा, ये याद रखना है। डिस्पाइट और इनस्पाइट ऑफ में डिफरेंस याद रखना है, और कहाँ पर कौन सा कंजंक्शन सही तरीके से यूज होता है ये याद रखना है। बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच।